हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग एससी वर्मा सीरीज के बुक का जो रोटेशनल मोशन क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें अब तक 1 to 38 कर रखा था। आज 38 के आगे डिस्कस करेंगे। तो अब तक के 1 to 38 क्वेश्चंस में अभी आपने रोटेशनल काइनेमेटिक्स और रोटेशनल डायनेमिक्स के नाम पे थोड़ा बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस वगैरह हमने उसके साथ देखा है कंबाइंडली, और टॉर्क वगैरह कैसे लगता था उसको डिस्कस किया। खास करके जो पुली वाले जो क्वेश्चंस थे वो सब हमने देखे हैं। तो आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 39 जो 38 के आगे का एक्सटेंशन था उसके रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको आइए देखते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर हमने 38 देखा था बच्चों। 2 kg और 4 kg ब्लॉक था, 45 डिग्री पर था, और ऑब्वियस सी बात है कि 4 kg होगा और स्मूथ प्लेन है। अब तक जो क्वेश्चन आप करते थे वो कैसे वो डिफरेंट था कि यहाँ पर वो एक पुली के बारे में कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका रेडियस वगैरह दे रखा है। तो हम वहां से टॉर्क के बारे में सोचेंगे कि ये हमारे मोशन को इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब रोटेशनल मोशन होगा, नेट टॉर्क लगेगा, तो इसके चलते वो भी अपना रोल में आ जाएगा। अब क्या कह रहा था इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द 20 kg ब्लॉक एंड द प्लेन बिलो इट इज 0.5। मतलब ये 20 kg नहीं 2 kg 2.0। यहां पर कह रहा है कि इसमें म्यू इक्वल टू 0.5 है, खाली इसके बारे में बोला, और यहां पर अभी भी स्मूथ है। तो हम सब कुछ वैसा ही करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो 2g sin 45 तब भी लग रहा था और अब भी लगेगा, और यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका 4g sin 45 ये लगेगा, और ये स्मूथ है। तो जब इसका टेंडेंसी देखिए कि ये नीचे की तरफ, ऑब्वियसली 4 kg वाला ज्यादा है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये नीचे की तरफ जा रहा होगा और स्मूथ भी ये वैसे है, कोई फ्रिक्शन रोकने वाला है नहीं, तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसमें जो रिटार्डिंग फोर्स होगा कुछ, या फ्रिक्शन जो आएगा इस तरह से होगा, और बाकी का जो आपको बताया था कि इसमें सपोज कर लीजिए कि टेंशन T1 है और यहाँ पर T2 है, इस तरह का। T1 और T2 में जो टॉर्क मिलेगा किसके चलते ज्यादा होगा? T1 के चलते ज्यादा होगा। ये कैसे पता? जिधर मोशन होगा उसी तरफ ज्यादा मानेंगे, ये आपका रूल है, या मतलब कि आप इस तरह का एज्यूम कर लीजिएगा आप, और कैलकुलेट करेंगे जब वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, तो हमें क्या करना, निगेटिव आएगा तो उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है। तो 38 जो 39 वाला जो क्वेश्चन है, ये यहाँ का फिगर वहां पर नहीं था इसीलिए लिख लिया। तो इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे भी तो कुछ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 90 डिग्री पर कुछ उल्टा बन जाए, तो वैसा बन नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं इनको ऐसा ही ले लेता हूं। वो बन सकता है, मतलब इस वे में। चलिए जाने दीजिए, ये ऐसा और ऐसा, ये ऐसा है, और ये 45 डिग्री है, तो ऑब्वियस ये है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा ये, और यहाँ पर ऐसा पुली लगा रखा है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक है और एक यहाँ पर ब्लॉक है, यही है। ये 4 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक है। यहाँ म्यू का वैल्यू 0.5 है जो आपको फिगर में बनाया था। तो जब इक्वेशन लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये टेंशन T1 होगा और यहाँ से टेंशन T2 होगा, बाकी का 4g sin 45 डिग्री, और यहाँ से नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन भी इधर भी 2g sin 45 डिग्री, ऐसा। तो इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर क्या होगा कि 4g sin 45 डिग्री माइनस T1 इक्वल टू 4a, ऐसा होगा क्या? फिर जब 2 kg ब्लॉक वाले के लिए जब लिखेंगे तो दिस थिंग बिकम, अच्छा उसके पहले पुली भी आ गया है, तो पुली को भी इधर ही खत्म कर देते हैं। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे बच्चे, इट विल बी द T1 इन दैट डायरेक्शन, इधर खींच रहा होगा, और T2 इन दैट डायरेक्शन, और मस्ट बी अनइक्वल होगा तभी वो पुली रोल करेगा, मींस उसके चलते नेट टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो मैं इसको थोड़ा सम्मान देते हुए T1 इंटू आर, मतलब पुली का अगर जो नहीं बच्चे समझ पाते हैं, ये ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ से T1 आर ऐसा होगा और ये T2 आर ऐसा होगा। तो टॉर्क के लिए क्या बताया जाता है? फोर्स इंटू
जिससे अबाउट इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ऐसा या ऐसा रोटेट कर रहा होगा, तो उसके चलते ये इधर कर रहा होगा T1, उसका टॉर्क का डायरेक्शन देखिए कैसा है, क्लॉकवाइज, तो अंदर की तरफ टॉर्क मिल रहा होगा, और T2 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर की तरफ मिल रहा होगा, तो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे होंगे और उस चलते नेट टॉर्क मिल रहा होगा और वो फिर रोटेट करेगा, तो फिर क्या होगा, T1R माइनस T2R, और कौन ज्यादा होगा, जिधर मोशन हो रहा है वो ज्यादा होगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पिछले क्वेश्चन में गिवन है, और अल्फा के जगह पर कोई स्लिपिंग जैसे की बात है नहीं, तो ए इन आर ऐसा होगा। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो T1 माइनस T2 इक्वल टू आई ओवर आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। थर्ड इक्वेशन विल बी बच्चों, वो देखिए T2 माइनस 2G साइन 45 माइनस म्यू mg cos 45, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो ऐसे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स के लिए, तो म्यू mg cos 45 कहीं गया नहीं है, वो भी यही है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, T2 माइनस 2G साइन 45 माइनस म्यू mg माइनस 2G, तो वैल्यू ही रख देता हूं, म्यू का वैल्यू 0.5, क्योंकि वो सब साइन 45 हो या cos 45 हो, वो हमें एक ही होता है, वैल्यू मिलता है, और लिखने में भी सहूलियत होगा, 2G माइनस साइन cos 45 नॉट साइन cos 45 इक्वल टू यहां से 2a, इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्लियर है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, यहां से आया 2 स्टेप मिला है, टॉर्क लिया, और ये तीसरा आपका थर्ड इक्वेशन T2 माइनस। तो मैं हमेशा की तरह इस तरह से लिखता हूं कि आपको कैंसिल करने में आसानी नहीं होगा। तो देखिए T1 को कैंसिल कर देगा, T2 को कैंसिल कर देगा, यहां पर बचा 4G साइन 45 माइनस 2G साइन 45, और 0.5 इंटू 2 जब करेंगे इस वैल्यू को तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 इज 1, तो 2G साइन 45 और cos 45 इज द सेम है, तो 2 माइनस 2G साइन 45 माइनस 1G कह लीजिए, तो साइन 45 cos 45 है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये दोनों अलग अलग है लेकिन 45 है, न्यूमेरिकली दोनों सेम होंगे, तो माइनस 2 और 1 कितना होगा 3, 4G माइनस साइन 45 और माइनस 3G साइन 45, इन सबों को सम करेंगे तो G साइन 45 आएगा, है ना, इन तीनों को ऐड करने पर, और इस साइड में देखिए क्या मिला आपके पास, 4a 2a 6a आई ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6a प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर, इन सबों को कुछ करने पर ऐसा होगा। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 220 kg मत है, 2.0 है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 0.5, और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना हो जाएगा 0.5 और r रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 का स्क्वायर, तो इस वैल्यू को जब आप करेंगे तो कितना जाएगा 50, क्योंकि 0.5 और 0.01, तो 1/100 तो ऊपर जाएगा, तो 0.5 इंटू 100 50 हो जाएगा, ठीक, तो 50 है और यहां से 6 है, तो इसको आप देखेंगे तो 56a G साइन 45, तो G बाई √2 कह लीजिए, तो A का वैल्यू आ जाएगा G 56√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आप पुट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, तो मीन्स कुछ 0.21 और 0.25 के अराउंड में आएगा। तो खैर ये तो डेटा है, आप डेटा इसमें वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेटर सबके हाथ में होता है, सो यू कैन चेक इट, या नहीं तो आपको वैसे करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये तो कहानी था बच्चों, फ्रिक्शन के आने की वजह से क्या हुआ, तो उसी प्रॉब्लम का एक्सटेंशन था। मेन आपको इस पे नजर बना के रखना है कि जो लॉस ऑफ मोशन से मिल रहा था वो क्या हो रहा है, और जो यहां पर एक इक्वेशन जो पुली से हमें मिलेगा, ठीक है, तो इसको चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या करा कि यूनिफॉर्म मीटर स्टिक ऑफ द मास 200 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू द 2 वर्टिकल स्ट्रिंग of equal length fixed at the end. A small object of the mass 20 gram is placed on the stick, is the distance 70 centimeter from the left end. Find the tension in the 2 strings. ठीक है,
तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है, उसको यहां से ऐसे मान लीजिए कि कहीं से वो हैंग कर रहा है, ऐसे और ऐसे, यही ना, थ्रू द टू वर्टिकल स्ट्रिंग इक्वल लेंथ एट द एंड। तो एट द एंड है बच्चों, तो एंड इसको यहीं पर बना देता हूं, ऐसा मान लीजिए ये एंड है और ऐसे वो हैंग कर रहा है। द स्मॉल ऑब्जेक्ट इज द मास 20 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन द स्टिक एट अ डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो यहाँ से 70 सेंटीमीटर, तो मार्क कर लीजिए कि कुछ इसमें ऐसा होगा, इस स्मॉल एम और इसको मान लीजिए कैपिटल एम। तो इसका बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से एकदम नीचे की तरफ आएगा एम जी, और यहाँ पर स्मॉल एम जी, ऐसा कुछ होगा क्या? ठीक सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके चलते मास इसका एम अगर होगा तो इसके चलते टेंशन T1 और T2 ऐसा मिलेंगे। तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा? एक इक्वेशन तो आपको लॉज ऑफ मोशन से सीधा सीधा मिलेगा। तो उसको मैं चेंज कर लेता हूं, mg और उसमें लिखने का अभी कोई मतलब नहीं है कि 200 ग्राम और 20 ग्राम दोनों का है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा इस 220 ग्राम। तो मतलब कि बेसिकली क्या है कि m प्लस स्मॉल m इंटू जी, ऐसा होगा बच्चों। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 220 ग्राम, तो 0.22 इंटू जी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब उसके चलते आप देखेंगे कि जो टेंशन होगा वो क्या कर रहा होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ले लेते हैं, इसी के अबाउट, और यहां से डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो आप उसको देखेंगे कि यहां पर 4 तरह का फोर्स लग रहा है, T1, T2, स्मॉल mg जो 20 ग्राम का कुछ भी रखा हुआ था ऑब्जेक्ट वो, और उसका कैपिटल मास mg जो इटसेल्फ उस रॉड का है 200 ग्राम। तो उस सेंटर ऑफ मास को अगर इसी के अबाउट लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं कि टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ, अगर ओ के अबाउट अगर टॉर्क लेते हैं तो mg के अबाउट तो शून्य हो गया, तो T1 इंटू दिस डिस्टेंस मतलब L/2 या जितना भी है उसका 50 सेंटीमीटर, T2 माइनस 50 सेंटीमीटर इक्वल टू T1 इसको इधर जाना चाह रहा होगा, इसको ये अदर की तरफ घुमाना चाह रहा होगा, और उसके चलते ये इधर घुमाना चाह रहा होगा, ये बाहर की तरफ, मतलब इसका टेंडेंसी देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा होगा तो बाहर की तरफ होगा, इसका क्लॉकवाइज और इसका क्लॉकवाइज। तो आप वहां से कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 मतलब T2 इसमें इन दोनों का T2 इक्वल टू सम इक्वल टू दिस, इन दोनों का होगा। ये समझ में आ रहा ना? क्यों? क्योंकि उसी mg के टॉर्क देखना, देखिए कि इसका टेंडेंसी किधर है, इधर घुमाना ना, तो अंदर की तरफ होगा, ये T2 का एंटी क्लॉकवाइज होगा, बाहर की तरफ होगा, T1 की एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होगा तो अंदर की तरफ। तो T1 और mg के चलते, स्मॉल mg के चलते जो टॉर्क मिलेगा वो एक डायरेक्शन में है और T2 का एक डायरेक्शन में है। ठीक है, तो किसी को एक दूसरे से बैलेंस आपको कराना है तो आप यहां से भी लिख सकते हैं कि T2 इंटू ये डिस्टेंस तो आपका 50 सेंट, मतलब अगर मीटर स्केल है तो 100 सेंटीमीटर का होगा, तो वहां पर आप 50 सेंटीमीटर लिख दीजिए। मैं एक काम करता हूँ 50 सेंटीमीटर में ही लिख देता हूँ क्योंकि वो डेटा ऐसा है कि कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर इक्वल टू T1 50 सेंटीमीटर प्लस, और यहाँ से इसका मास कितना था 20 ग्राम, तो 0.02 kg हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर है, और वहां से डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 0 0 0 0 ये सब कैंसिल हो गए, इस 5 को भी हटा ही देंगे बाद में। तो अभी कितना हो जाएगा बच्चों, T2 माइनस T1, इसको ध्यान से देखिएगा, और 5 दोनों में कॉमन होगा तो जो कि 5 उधर डिवाइड कर देगा, तो वहां पर 0.04 या 20 सेंटीमीटर था, हाँ तो 2 क्योंकि सेंटीमीटर में लिया है 0.04 अपॉन 5, तो इक्वेशन नंबर आपका सेकंड मिल जाएगा, और यहाँ से इक्वेशन नंबर ये 1 है। तो जी का वैल्यू अगर हम 10 ले भी लेते हैं
ऐसे 9.8 से क्वेश्चन में आंसर में उसका आ रहा है। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू, इसी को मॉडिफाइड करके लिख देते हैं 2.2, जी का वैल्यू ले लिया बच्चों। तो ये इक्वेशन एक मिल गया ऐसा, और दूसरा इक्वेशन आपको ये मिल गया, ये वाला। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वहां से T1 अपने घर चले जाएंगे, और T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2T2 इक्वल टू 2.2, और इनको अगर देखा जाए तो कितना मिल जाएंगे, 0.008 ऐसा, सॉरी 58 ऐसा। हाँ, तो 2.2 है और यहाँ पर 0.2 kg था। ठीक है, तो ठीक है, तो 0.008 हो जाएगा। तो 2.208 ऐसा मान लेते हैं इसका होगा। ठीक है, तो T2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.104। ये T2 का वैल्यू आ गया। अब कहीं भी उठाकर पुट कर दीजिए, वहां पर T1 में पुट करना है वहां पुट कर दीजिए, नहीं तो इधर पुट करना है इधर पुट कर दीजिए। तो T1 का वैल्यू आ जाएगा 2.200 माइनस 104। तो वहां से आप देखेंगे तो 1.96। तो T1 इक्वल टू 1.200 माइनस 104 अगर करेंगे तो 0.96 ऐसा। तो 1.11 या ऐसा, तो शायद वो जी का कुछ चक्कर है, वहां पर 9.8 लीजिए या कुछ ऐसा लीजिए, तो डेटा में कुछ गड़बड़ है, 1.12 होता है या उसका ऐसा होता है। तो ये बात आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों, T1 और T2 का। जी में वहां पर कौन से सर, बाकी कॉन्सेप्ट भाई से ठीक है कि T1 T2 2.2 है, और T2 का उसके अबाउट टॉर्क लिया तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो बाकी तो ठीक है, तो उसको आप इसको ऐड करेंगे, बाकी दो लीनियर इक्वेशन जैसा इक्वेशन मिलेगा, और उसको सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा। तो इसको नोट डाउन फटाफट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो डेटा का कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर, एक लगता है कि जो वहां पर जो मैं T2 माइनस T1 जो किया हूँ, ये 0.02 मास है इसका, तो m इंटू जी उसका नहीं है, तभी वो इस तरह का 0.0 तरह से वो बिहेव कर रहा है, मतलब एक जीरो उधर से पिछड़ जा रहा है। तो यहाँ पर इस जी को लेते ही आइए, अब ये सामने से दिख गया, मुझे लग रहा था डेटा कुछ अजीब ज़्यादा है। तो उसमें से 0 पॉइंट जो 4 वाला हुआ है, तो एक वो पास में आ जाएगा, 2.8 की तरफ आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो अगर 10 से अगर होता है तो 0.2, तो 0.4 ही समझिए इसको, ये 0.4 होगा, और यहाँ से 0.08। तो फिर जो डेसिमल प्लेस पे उधर गया है तो उधर ना जाकर ये ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से 0.8 तो 220 है, तो 228, तो 1.4 ऐसा मिलेगा, और 1.4 जब मिलेगा तो 1.14 माइनस वहां से 2.2 तो करेंगे तो वहां से 1.06। ठीक है, वो तो कैलकुलेशन का जो भी है कहानी वो तो देखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, T1 T2 ऊपर और mg नीचे, लॉज ऑफ मोशन से जो इक्वेशन ए वाला मिला इसकी। फिर टॉर्क जो लेना था तो इस पॉइंट ओ के अबाउट ले लीजिए, तो mg के चलते कुछ मिलेगा नहीं, T1 और T2 के चलते आपको टॉर्क लेने का तरीका ही बताया कि T1 के चलते अगर उसका टेंडेंसी देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा बाहर की तरफ, और ये वाले दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे तो अंदर की तरफ। तो नेट टॉर्क वहां से मिला और उसका इक्वेशन लिखा, एक डेटा में वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी का आप दो इक्वेशन दो अननोन आप करेंगे वहां से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे कि यूनिफॉर्म लैडर ऑफ द लेंथ 10 मीटर ही है, वहां पर ऐसा है 10 मीटर,
and mass 16 kg, 160 kg नहीं है, is resting against the vertical wall making an angle 37 degree with the vertical with it. The vertical wall is a frictionless but the ground is rough. An electrician weighing 60 kg, 600 kg का फिर इलेक्ट्रिशियन कैसे बनेगा? Is climbed the no ladder. If we stay on the ladder at the point 8 meter from the lower end, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum coefficient of friction for the electrician to work safely? तो बच्चों याद करिए कि इसमें लैडर क्वेश्चन आपको जब कॉन्सेप्ट सिखा रहा था तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको मैंने बताया था, उसमें बस इलेक्ट्रिशियन नहीं था, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो आ जाइए इस बार इलेक्ट्रिशियन को भी लेकर आ जाते हैं। तो एक लैडर जैसा कुछ चीज लेकर आ जाए जाए, इस तरह का, और लैडर कुछ आपका ऐसा है बच्चों, ठीक है, इस तरह का कुछ है, ये वॉल है आपका ऐसा। तो उसका मास 16 kg है। तो सबसे पहले लैडर जब होगा और वर्टिकल से कितना एंगल है, 37 डिग्री है ऐसा, तो ये कितना हो जाएंगे, 53 डिग्री होगा, ठीक। तो लैडर का अगर रूपरेखा अगर देखें तो 16 kg का है, तो सबसे पहले तो उसके सेंटर ऑफ मास है तो 16G, बिना समय गंवाए ऐसा लगेगा 16G बिल्कुल एकदम सेंटर से। फिर दो जगह कांटेक्ट में और है, तो यहां पर आप कह लीजिए कुछ N1 लग रहा होगा और यहां से कुछ N2 लग रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। तीन फोर्स तो ये सामने सामने है कि जो लैडर मतलब का पे लग रहा है या लैडर लगा रहा है। तो 16G वो बिल्कुल एकदम सेंटर से लग रहा होगा ऐसा, N2 जहां पर कांटेक्ट में फ्रिक्शनलेस, और यहां पर N1 नहीं दिख रहा है, इस N1 और N2 को रेट से कर देते हैं ऐसा। अच्छा, इसका टेंडेंसी वहां तो स्मूथ है और इसका ये रफ है, तो इसका टेंडेंसी किधर जा रहा होगा, लेफ्ट साइड। ये लैडर नीचे की तरफ अगर आ रहा हो तो इसका टेंडेंसी किधर होगा, लेफ्ट साइड जाने का। तो फ्रिक्शन रेस्क्यू करने किधर आएगा, इस साइड में ऐसा। तो ये बातें होगा। और उसी बीच एक इलेक्ट्रिशियन भी बैठा है, कहां पर बैठा है बच्चों, 8 सेंटीमीटर पे मान लीजिए 16G का नीचे ऐसा है, और 60G का, और 16G का यहां से देखेंगे तो 10 मीटर का है, तो 5 मीटर का यहां से यहां तक होगा, और यहां से यहां तक 8 मीटर का होगा। ये ऐसे करके छोड़ दिया। तो आपको अच्छे से याद होगा उस वाले क्वेश्चन में कि जब आपको मैंने बताया था कि फ्रिक्शन यहां पर गिवन है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो पूछ ही लिया हमसे। तो एक तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको देखिए वहां पर मैंने आपको यही बताया था कि लॉज ऑफ मोशन से, या वहां पर है किसी क्वेश्चन के लिए रोटेशनल में, तो आप पहले देखिए कि लॉज ऑफ मोशन से कुछ है क्या मेरे लिए, एक दूसरे को फोर्स जो सीधे सीधे बैलेंस कर रहे होंगे। यहां पर दोनों इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो ड्यू टू द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सो वी कैन से दैट कि N2 इज मस्ट बी इक्वल टू F, यहां से तो होगा ही होगा, जो वर्टिकल वॉल लगा रहा होगा N2 और फ्रिक्शन इधर, तो उस डायरेक्शन से इसको यहां से ऐसा मिल जाएगा। और जो ग्रेविटी के चलते जो नीचे की तरफ आ रहे 16G और 60G और N1, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो N1 इज इक्वल टू 60G प्लस 16G, तो N1 इज इक्वल टू 76G। तो जो उसमें पूछा था हमसे कि फाइंड द व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द लैडर बाय द ग्राउंड, तो ये तो लैडर बाय द ग्राउंड तो N1 इज इक्वल टू 76G आ गया बच्चों, वो तो कभी भी ऑन है, आप उसको निकाल सकते हैं। अब उसके बाद उसके फ्रिक्शन को लाने के लिए क्या किया जाए, या N2 को लाने के लिए क्या किया जाए, तो वहां पर आपको बताया गया था कि वो जो ये डिस्टर्बिंग है फ्रिक्शन, यहीं पे टॉर्क ले लो। ऐसे हम फ्री है कहीं भी लेने के लिए आ सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि हमारा इक्वेशन कम पड़ जाएगा। जैसे किसी और पे लाएंगे तो कोई भी और पॉइंट लाइए तो वहां से फ्रिक्शन मिलेगा, मतलब ऐसा इक्वेशन क्या, मतलब आप जैसे कि मान लीजिए कि O डैश है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि O डैश पे लीजिएगा, तो वहां से N2 गायब होगा तो फ्रिक्शन आएगा तो N2 आ जाएगा, तो घूमते रहेगा। तो सबसे बेहतर है कि O के अबाउट ले लेते हैं, तो वहां से क्या है कि फ्रिक्शन और म्यू के बारे में डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो फोर्स यहां से एक साथ गायब हो जाएंगे, वहां पर अगर करेंगे तो ये दोनों फोर्स पिक्चर में रहेंगे, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका।
जैसे कि ओ डैश से के अबाउट लेंगे तो खाली N2 गायब होगा, तो N1 और F तो मार्केट में है और बाकी के दोनों फोर्स भी हैं, तो इसीलिए बेहतर है कि टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ करते हैं। अबाउट ओ, तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों तो हाई बाय करके चले गए। एंड नाउ सी द टेंडेंसी ऑफ द 16G एंड 60G कि वेयर विल बी द टॉर्क विल एक्टिंग। तो 16G इज क्लॉकवाइज, 60G आल्सो क्लॉकवाइज, इन दोनों के चलते जो टॉर्क लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, है ना। और N2 जो कर रहा होगा टॉर्क पे, तो उसको ऊपर की तरफ उठाना चाह रहा होगा, मतलब इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर की तरफ होगा। और सिंस द लैडर इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, so net torque produced by these forces must be zero. So all of the forces, all of the means torque produced by these forces must be equal to means clockwise in the tendency to the clockwise motion of tendency to the clockwise motion due to these forces 16G and 60G is inside the torque must be equal to the outside the torque. तो हम यहां से हम बोल सकते हैं कि जो 16G और 60G के चलते जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा N2 के लिए होगा। तो इस समझ में आया बच्चों, इसका टॉर्क का डायरेक्शन 16G का क्लॉकवाइज और 60G का क्लॉकवाइज, तो अंदर की तरफ होगा, और N2 का एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ होगा। तो यहां पर आपको बताया था कि वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, तो आपको ये चीजें याद होगा। ये ऐसा और ये ऐसा, अगर उसको देखेंगे तो ये ही होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इसका टॉर्क अगर ले तो 16G के चलते 16G, और ये डिस्टेंस कितना है, इस यहां से यहां तक 5 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, यहां पे लिख देता हूं 5 cos 53, और cos 53 आपको पता है 0.6, और यहां से ये डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 cos 53 डिग्री, यहां तक का डिस्टेंस था। तो अब टॉर्क लेने में हमें आसानी होगा, तो थोड़ा स्पेस चाहिए होगा बच्चों इसको लिखने के लिए। अच्छा चलो एक बार तो इसको लेकर आ ही जाए, 16 cos 53 डिग्री ऐसा प्लस 60G, उसका डिस्टेंस कितना है 8 cos 53 डिग्री, ये दोनों होगा। और N2 के लिए देखेंगे तो दिस मच डिस्टेंस यहां से 10 है, तो साइन 53 हो जाएगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो N2 साइन 53 डिग्री ऐसा, तो इसमें 16G इंटू 5 cos 53.6 होता है, तो यहां से 5 इंटू 0.6 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, ये ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहा हूं। 5 है cos 53, cos 53 कितना होता है आपको ये सब पता होगा ना, ये 53 है तो बदल जाता है ट्रायंगल, मतलब जो 3 वाला था वो 4 में हो जाएगा 5, तो cos 53 डिग्री 0.6 एंड sin 53 डिग्री 0.8, तो यहां से cos 53 डिग्री का वैल्यू 0.6 इंटू 5 इज 3, और 3 इंटू 16G कितना हो जाएगा 48G, तो ऐसा लिखा जा सकता है 48G। 60G फिर से वहां से लेंगे, अगर उसमें यहां से हो जाएगा 0.6, तो 6 इंटू 60 इंटू 0.6 बिकम 36, 36 इंटू 8 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा इज 216, नहीं तो 36 इंटू 8 कैसे इज 288, यस 288, 36 इंटू 8, क्योंकि यहां से देखिए cos 53.6 हुआ और यहां से 60 करेंगे तो 60 इंटू 0.6 बिकम 36, और 8 बचा हुआ है, तो 36 इंटू 4 इज 144, और 144 का डबल करेंगे तो 288, तो ये आपको मिल गया 288G। और यहां से N2 ये है आपका 0.8, N2 इंटू 0.8 ऐसा होगा। तो यहां से ये नंबर ऐसे कैसे इतना सूट कर रहे हैं,
60 इंटू जी, ठीक है 36 है। ठीक है, तो उसका 48 प्लस 288 अगर करेंगे तो कुछ वहां से हमें मिलेगा। ठीक है, एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गड़बड़ी ये हुआ है कि इसीलिए नंबर वो शूट कर रहा था कि n2 sin 53 और यहाँ पर 10 sin 53 है ना, तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई विथ 10, तो मल्टीप्लाई विथ 10, तो ये कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन सबों में। तो यहाँ से n2 का जो वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8n2, ठीक, और यहाँ से 48 को आप चाहो तो 8 को डायरेक्टली डिवाइड ही मार दीजिए, जो परेशान कर रहा था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6G, और 8 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 36 वापस आ जाएगा, जो हमें परेशानी कर रहा था। तो देखिए यहाँ से आपको n2 का जो वैल्यू मिलेगा कुछ आपका 42G मिल जाएगा। तो n2 इक्वल टू 42G, ये तो बच्चों आंसर है आपका n2 इक्वल टू 40G। फ्रिक्शनल फोर्स पूछा था, इक्वल टू कर दीजिए इसको यहाँ से F, तो F इक्वल टू 42G, लेकिन उसके साथ पूछा था व्हाट शुड बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द इलेक्ट्रिशियन वर्क सेफली, मतलब फिसलेगा नहीं। उसके कहने का मतलब है, आप देखते होंगे ना घर में काम उम करने आते हैं, सीढ़ी पकड़ो, तो सीढ़ी एक लोग पकड़ते हैं कि मतलब वो फिसले नहीं। सो दैट इज बाय दिस रीजन, so friction force is equal to 42G and normal reaction force exerted by the wall to the ladder is that much, 42G. And what will be the friction of coefficient? Friction of coefficient is, as you know that from here F is equal to mu1 times of n1. So so यहाँ से हम फ्रिक्शन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, म्यू इंटू n1, और n1 की कहानी कितना था 76G, n1 इज 76G, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या n1 इक्वल टू 76G, ठीक। और फ्रिक्शनल फोर्स अभी जो हम लेकर आए थे वो किस, n2 के जो वैल्यू लेकर आए थे वो कितना था 42G, तो बस तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 42 बाई, अरे भाई जी आइए, इस 76G, जी अपने घर गए, तो यहां से कितना हो जाएगा 21/38, तो जितना भी इसका वैल्यू आना होगा आ जाएगा, 0.5 समथिंग आता है। तो पिछले क्वेश्चन से भी कनेक्टेड है, वहां पर शायद यहां पर है 0.540 है, तो वहां पर 544 ही है, तो इसको आप करके देखिएगा 544 ही आएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा मैसेज करके कि सर नहीं आया, तो फिर आपको हेल्प करेंगे, या कैलकुलेशन कर लो बच्चे, ये उतना ही मिलेगा जितना आंसर होगा। मैं 0.544 लिख रहा हूं, क्या पता कुछ और हो, आपका कैलकुलेशन जो आएगा वही उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आया लैडर प्रॉब्लम में। तो एडवांस में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि आपका ये टॉर्क लेने का क्लैरिटी, ये कैलकुलेशन वगैरह तो ठीक है वो मिल जाएगा, कि टॉर्क जो हम ले रहे हैं, जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो कैसे आप करेंगे, तो इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो डायनेमिक्स यहां पर लिखा हुआ है वो है, ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट, इस वाले पार्ट को तो फटाफट लिख सकते हैं। अब इसी का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, AC में 42, सपोज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लैडर इज द प्रीवियस प्रॉब्लम इज 0.540, पहले कितना था, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो गया। फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ द मैकेनिक्स हु कुड गो अप एंड डू वर्क द सेम पोजीशन। तो मतलब आप ऐसे भी समझिए कि पहले क्या था कि फ्रिक्शन ज्यादा था तो हैवियर वाले को भी भेज दिया, अब थोड़ा क्या कि फिसलन है, बारिश वारिश हो गया होगा, तो क्या कि नहीं, जो थोड़ा दुबला पतला है हल्का उसी इलेक्ट्रिशियन को भेजिए, तब उसमें होगा चुनाव कि भाई किसका होगा, तो जो फिजिक्स पढ़े होंगे निकालेंगे अपना। तो खैर फिजिक्स ही पढ़ते तो
लेकिन ठीक है, वो आपके घर पे आया तो आप उसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि नहीं दुबला पतला वाला फिट रहेगा। तो आ जाइए वो कितने तक का होगा उसको निकाल के लाते हैं। तो सब कुछ वैसे का वैसे ही कर लेते हैं, एक लैडर वगैरह बना लेते हैं फिर से, और ये कुछ ऐसा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का जो वैल्यू गिवन है हमें पता है F इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स ए, लेकिन काम तो उसी तरीके से सब करना पड़ेगा। और यहाँ से आप इसको N1 कह लीजिए और यहाँ से आप इसको N2 कह लीजिए ऐसा। और इस बार अननोन कर दिया है तो उसका मास कुछ mg डाउनवर्ड होगा, और यहाँ से और सेम बोला है क्या कि फाइंड अ मैक्सिमम वेट ऑफ द मैकेनिक्स हु कुड गो अप एंड डू द वर्क फ्रॉम द सेम पोजीशन। सेम पोजीशन बोला है बच्चों, तो और आसान कर दिया 8 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ये 16G वाला है। तो कहानी प्रिटी क्लियर है, वही वैसे का वैसा ही हो, बस m को लेकर वहां से हटा दिया। तो इस बार जो N2 लाएंगे तो N2 इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, डायरेक्टली बोल सकते हैं उसको N2 के जगह पर। और ये इस पर 53 डिग्री है तो इसको तो पहले ही लिख देते हैं कि गलत ना हो, 10 sin 53, क्योंकि 53 10 रह गया था। N2 इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ N1 और यहां से 0.540, और N1 का वैल्यू बच्चों जो पहले था वो आज भी है 16G प्लस mg, कहीं mg नहीं था बाकी सब था। तो आ जाइए N2 को निकाल ले पहले, तो इसी को पहले लिखते हैं। और टॉर्क वर्क सब कुछ वैसा ही, यहां पे टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ। तो जब यहां पर इसको करेंगे ओ पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लेंगे तो पहले उसी को लिख देते हैं कि N2 इंटू 10 साइन 53, और फिर से वही कहानी कि ये दोनों लगे हुए हैं उसको घुमाने में, कैसे क्लॉकवाइज। तो अंदर की तरफ टॉर्क मिलेगा और उसको बाहर की तरफ मिलेगा ड्यू टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब मूव नहीं कर रहा है, सिंपल मतलब ये है। तो 16G और उसका डायरेक्शन आपको वो लेकर देख सकते हैं। तो खैर 16G इंटू दिस मच ऑफ डिस्टेंस कितना था बच्चों, ये याद होगा आपको 5 cos 53। आपको तो वैल्यू भी याद हो गया होगा 0.6 इंटू 5 तो कितना था 3, तो 48G बोल भी रहे होंगे मन ही मन, ठीक है। और इस वाले के लिए mg cos 8 cos 53 डिग्री ऐसा। तो हमें क्या करना है कि N2 का वैल्यू लेकर, जो कहानी यहां से चला है तो उसको लेकर पुट कर देते हैं। तो जितना, अच्छा इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए, साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.8, तो यहां से 8 N2 और आ जाएगा, और इक्वल टू ये तो आ गया था आपका कितना इस 48G, और यहां से mg का वैल्यू जितना है उतना होगा, मतलब कि 8 है और cos 53 0.6, तो 4.886 जा mg। तो बस यहां से n को विराजमान करवाइए, मीन्स N2 के जगह पे 0.54G, तो 8 इंटू 0. या म्यू लिख देता हूं बच्चों, बार बार लिखना पड़ेगा तो म्यू अभी लिखने में थोड़ा आसानी है। म्यू 16G प्लस mg इक्वल टू 48 mg प्लस 4.8 mg। तो सबसे पहले तो जी को हाई बाय करके बाहर की तरफ रास्ता, अच्छा ये क्यों mg, 48 है ना 48G, क्योंकि ये भी हिस्सा बन गया उसका, नहीं ये 48G ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बस अब बच्चों काम करने की बारी है। 0.540 है तो उसमें कितना हो जाएगा 16 इंटू 8 अगर करेंगे, ये विजिबल है ना यहाँ से, हाँ विजिबल है। 16 इंटू 8 अगर करेंगे तो 128 मिल जाएगा, और 128 म्यू, और फिर यहां से अगर करेंगे तो 8 म्यू m आ जाएगा।
और दूसरा ये आपका 48 है और 4.8 है। तो ठीक है, अब तो चारा कुछ है नहीं, आपको करना पड़ेगा 4.8 m। कुछ कॉमन वॉमन लेकर काम चलाया जा सकता है क्या? हाँ जो 4 आया था या जो 8 का वैल्यू था, तो इसको हमने बढ़ने ही क्यों दिया, इसको यहीं से उठा देना चाहिए था। सबसे बढ़िया है कि आपको परेशान करे तो उसको 8 को आप उड़ गए थे, आ जाइए भाई, कि ये जो 8 है इसको पहले ही गायब कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0.6। अब देखिए कितना ये नन्ना मुन्ना प्यारा सा लग रहा है। तो अब उसके बाद 16 इंटू म्यू तो 0.54, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ जान बाकी है म्यू के लिए। तो ठीक है, तो उसको जब आप करोगे 0 पॉइंट, अब वैल्यू रख दीजिए, अब इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। और भी काम कर सकते थे कि जैसे 0.6 है वो भी उड़ा दो यहाँ से, ये मतलब जितना कैंसिल हो सकता है उतना उसमें करिए। जैसे 0.54 है म्यू के जगह पे, तो ये जो 6 बचा हुआ है, तो 8 जैसे गया तो 6 और यहाँ से इसको कर दीजिए, और तो यहाँ पर ये 1 बचा बच्चों, ये ध्यान रखना। और यहाँ से 0.1 इंटू एम हुआ, और जब यहाँ से जा रहा था 6 तो यहाँ पर 0.54 है, तो 9, तो 0.9 छोड़ते हुए जाएगा 16 प्लस एम, ऐसा इक्वल टू है। तो बस वो अब खुशबू आ रहा है करने का, होने का, कि 16 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, तो 14.4 है ये, और यहाँ पर 14.4 है। और ये चीज अगर आप देखेंगे तो 0.9 एम होगा, तो 0.9 एम हो गया, और इक्वल टू दिस 1 इंटू एम, तो आपका बना ही हुआ है। तो अब उसको माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, अच्छा वहां पर 9 6 या 54 है ना, तो 0.09 होगा, एक और चौकन्ना रहिएगा, 0.9, तो यहाँ से 1.44 है, नहीं तो 1.44 है बच्चों ये, तो 1 माइनस 1.44 होगा तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से 1.44 माइनस 1 तो 0.44 ऐसा, और 0.9 एम उधर गया तो वहां से 0.1, ऐसे 44 kg आना चाहिए इसमें, 0.1 है, कहीं यहाँ पर तो कुछ और कलाकारी नहीं हुआ है, क्योंकि एक जीरो का हेरा फेरी है। तो m का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ से 4.4 उसके लिए, तो 4.4 kg का तो होगा नहीं, 44 kg का होगा। तो जीरो वगैरह कुछ चेक आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि जीरो यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, तो 0.09 था ना, तो ठीक है 0.09 है, तो 0.09 तो 0.01 ये मिल गया। तो कैलकुलेशन का तो देखिए इसमें ये तो एक तरीका है कि मैं जो ये सब कर रहा हूँ, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जो ये सब कर रहा हूँ वो अपने लिए, मतलब कि मेरा कैलकुलेशन ये बोलता है कि मैं कैलकुलेशन करने का मेरा तरीका ये है कि मैंने हार्डली कोई मल्टीप्लाई किया। आपका जो कैलकुलेशन है, आप इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला स्टेप है, यहीं पर आप अपना काम तमाम इसको, ओहो, जो ये वाला स्टेप है तो आप उसके आगे बढ़िए ही नहीं, आप यहीं पर उसको सॉल्व करिए। अब मैं आपको वही कैलकुलेशन दिखा रहा था, ऐसे कैलकुलेशन आपको कोई सिखा नहीं सकता। तो 1.44 है, तो अब जैसे क्या होता है कि अभी इतना बड़ा है तो आप यहाँ लिख रहे हैं वहां लिख रहे हैं, जब छोटे सा में रहता है तो उस पर ओवरव्यू ज्यादा रहता है, जब पेज पे आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि फटाफट फटाफट हो जाता है। तो कैलकुलेशन के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप वहां पर वैल्यू पुट करिए और आंसर आपको मिलते जाएगा। तो यहां से अगर हम कर रहे थे तो वही 1.44 ये था, तो 1 से माइनस हुआ तो 0.44 हुआ, और 0.09 माइनस 1 करेंगे तो 0.01, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 kg। तो एग्जैक्टली आपको यहां से मिल गया ना। तो इस तरह से हाँ आप कैलकुलेशन को एब्जॉर्व कर सकते हैं कि ठीक है ऐसा हो रहा है, ऐसा सर कर रहा है, तो उसमें हमारे लिए क्या है, हम भी सीख सकते हैं। तो क्या होता है वो हैबिट बन जाता है कि वैसा कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा करेंगे तो निकल कर आ जाएगा। तो जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो उस स्टेप पे ही वह रुके रहे, वहां पर ही अपना वैल्यू डायरेक्ट पुट करिए और आंसर घर ले जाइए, और नहीं तो यहां तक आप वेट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको यहां तक एक क्वेश्चन था तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि 6.5 मीटर लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल
रीच द हाइट ऑफ 6 मीटर। अरे भाई ये डेटा का 60 kg मैन स्टैंड हाफ वे ऑफ द लैडर, वही इलेक्ट्रीशियन है, इस प्रॉब्लम में आ गया है। इस पिछले वाले क्वेश्चन में 60 kg था, तो बारिश वारिश पड़ा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हुआ, तो दूसरे को भेजा था 44 kg। अब कह रहे कि 6.5 मीटर लॉन्ग लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल रीचिंग द हाइट ऑफ 6 मीटर। ठीक है, 60 kg मैन स्टैंड ऑन हाफ वे up the ladder, find a torque of the force exerted by the man on the ladder about the upper end of the ladder, assuming that the weight of the ladder to be the negligible as compared to the man and assuming the wall to be smooth, find the force exerted by the ground on the ladder। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक सा बना लें और लैडर कुछ इस तरह से दे दे और एक मैन इस बार कुछ और काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रीशियन नहीं है तो इस हाफ वे पर है, तो 60G ऐसा होगा। और फिर उसके बाद यहां पर कुछ फ्रिक्शन ऐसा होगा, फिर N2 ऐसा होगा, ये N1 ऐसा होगा। ये सब बातें तो रटा रटा स्टेप अब आपके लिए हो गया होगा कि चलिए ये होगा तो ये चीजें फोर्स लग रहा होगा कि फ्रिक्शन इसका अपोज कर रहा होगा, ये लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड लग रहा होगा, N1 ऐसा N2 ऐसा, 60G नीचे। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द लैडर अबाउट द अपर एंड ऑफ द लैडर। तो इसके अबाउट पूछा है, तो किससे, ये जो फोर्स जो वेट लगा रहा होगा उसके चलते। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से कितना हो जाएगा बच्चों, ऐसा, तो क्योंकि उसी लाइन में आगे करेंगे आप ऐसे, तो देखिए वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा है तो यही होगा। और लैडर का लेंथ कितना है, कुछ 6.5 मीटर, तो मान लीजिए थीटा होगा, तो 6.5 तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो कितना हो जाएगा 6.5 कॉस 6.5 तो पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा 6.5/2 ना, क्योंकि 6.5 हाफ मिड वे में है, 6.5 है 6.5 है, तो 6.5/2 कॉस थीटा, ऐसा काम चला ले। तो यहां से टॉर्क अबाउट अपर एंड, तो ऐसा मिलेगा, तो उसका 60G और डिस्टेंस ऑफ दिस मच 6.5/2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये इसीलिए दे रखा था इसी दिन रात के लिए, ये 6 है और यहां से 6.5 है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 6.5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। देखते हुए तरीका है बच्चों कि आप माइनस करो प्लस करो, वो आपका आंसर आएगा। मैं वैसा नहीं करूंगा, अभी जो मैं आपको पीछे बता रहा था कि हाउ विल यू डू योर कैलकुलेटर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 6.5 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0.5, और 6.5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12.5। बताइए अब इससे आसान क्या चाहिए आपको जीवन में, ऐसा मिल गया ना। तो उसमें देखेंगे तो 625 है ना, और 3 जीरोस पर है, यानी कि 2.5 का काम करेंगे, तो वहां से आप देखेंगे कि इसका वैल्यू आपको 2.5 मिल जाएगा, कि 3 पे नहीं 2 ही पर है, 5 इंटू 125 625, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ 6.25 आएगा, तो इसका रूट मिल गया। तो देखिए कि ऐसा भी कैलकुलेशन है कि फटाक से हो गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए था हमें, तो कॉस जो थीटा ये है तो वही थीटा ये है, इसीलिए वो 6 मीटर का दिया था, तो 2.5 अपॉन 6.5, तो 6.5 अपने घर गए, 2 इक्वल टू 30G, तो 30G इंटू 2.5, तो कितना हो गया 75G। तो जो टॉर्क लग रहा होगा तो उससे कितना लगेगा बच्चों 75G। अब G का वैल्यू 9.8 रखना है या जो रखना है, तो अपना टू सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ चक्कर है वहां पर, क्योंकि 6.0 ऐसा बोल रखे, तो 740 में भी आप लिख सकते हैं, या आप जो 75G में रखना है तो उतना रखता है, क्योंकि हमें मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम अपने हिसाब से आंसर देंगे, या जो ट्राई करेंगे कि इससे मैच कराने का, कि अगर उसमें है तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टू सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी होता है वहां पर, इसलिए ऐसा होता है।
अभी क्या कर रहा है, एज्यूम द वेट ऑफ द लैडर टू बी नेग्लिजिबल सो कंपेयर टू द मैन एंड एज्यूमिंग द वॉल टू बी स्मूथ फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड एट द लैडर। तो सिंपल है बच्चों, वो ग्राउंड कितना एक्सर्ट कर रहा होगा फोर्स, तो N1 इक्वल टू आप वहां से 60G के लिए जा सकते हैं। तो कुछ वहां पे 9.8 का है तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो वो आपका 60G होगा। तो इसलिए मैं जी के ही में ही टर्म में आप देख रहे होंगे, अधिकतर मैं जी को ही जी में ही लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है एससी वर्मा बुक में का वो 9 पॉइंट कंफ्यूजन इस का वो उतना बड़ा कंफ्यूजन नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को नहीं करने दे, क्वेश्चन नहीं लेगा। कंफ्यूजन इस बात का कि जी का वैल्यू 9.8 है या 10 है, तो इससे बेटर है कि जी में ही छोड़ दो। जो जैसा अपना जी का वैल्यू रखेगा उसका वैसा वैसा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो इसमें जो ट्विस्टिंग था क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ वो नहीं था, वो पिछले प्रॉब्लम का ही है, बस N2 पे पूछ लिया था। जो मैं आपको बोल भी रहा था कि N2 के अबाउट लेंगे तब भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि अननोन वहां पर ज्यादा आएंगे। तो एक तो ये हुआ, और फिर आप वहां से मतलब टॉर्क का ही वैल्यू लेकर उसको लगा लिया, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इस तरह का ऐसा था कि जो आपको निकालने के लिए है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है कि डोर ऑफ द एल्मीरा इज 6 फीट हाई, 1.5 वाइड एंड वेइंग 8 kg। तो सबसे पहले तो एक अलमीरा बना लिया जाए अपने लिए। ये अलमीरा का डोर, एक डोर है, अलमीरा आपका पूरा ऐसा रहता है, एक डोर खाली मैं बना रहा हूं, और हिंजेस बच्चों कुछ यहां पर ऐसा और ऐसा है। हिंजेस की कहानी क्या बोल रखा है, 1 फीट फ्रॉम द एंड। ये तो लग तो नहीं रहा 6 फीट है, मैंने 1 फीट इसी को दे दिया, तो ये 4 फीट आप इसके अबाउट ऐसा कर लीजिएगा। is supported by the 2 hinge situated at the distance of 1 meter from the ends if the magnitude of the force exerted by the hinges on the door are equal, find their the magnitude। okay, अच्छा, और 8 kg है तो ये तो बीचों बीच यहां पर लगेंगे 8G, और थोड़ा आपको बढ़ा के लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 1.5 फीट का है तो यहां से जब जिसके अबाउट वो खुल रहा होगा या जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, किसके कितना डिस्टेंस पर होगा, तो 1.5 फीट का मतलब 0.75 फीट, ऐसा कुछ होगा बच्चों, है ना। तो देखिए उसमें क्या होगा कि जो वो कहानी वहां पर थोड़ा आसान कर दिया, अगर डिफरेंट होता तब आपको कैलकुलेशन करने में और मजा आता, लेकिन वो क्या बोला कि हिंजेस एक्सर्ट इक्वल फोर्स। तो यहां पर हिंज देखो ऐसा रहता है ना, एक खाली ऐसा, तो उसमें क्या होता है कि इधर भी फोर्स लगता है और एक इधर भी फोर्स लगता है। ठीक, तो और उस तरह से अभी क्या हो रहा होगा कि ट्रांसलेशनल मूव करता है, नहीं मतलब कि ऐसा नहीं है दरवाजा खोला तो बाहर ही चल गया। तो उसमें क्या होगा कि एक फोर्स इस पे ऐसे एग्जर्ट कर रहा होगा, मतलब मान लेते हैं N1, तो दूसरा इस डायरेक्शन में कर रहा होगा N1। ठीक, क्योंकि उसमें इस तरह का है, और ये क्योंकि हिंज पर जब आप देखे होंगे कभी भी दरवाजा लगाते हुए तो 2-3 लोग मिलकर जाते हैं और हिंज में जाकर जस्ट वहां पर बैठा देते हैं उस पे। तो एक फोर्स आपका N2 ऊपर लग रहा होगा और ये N2 ऊपर लग रहा है ऐसा। तो सबसे पहले तो आपका जो इस तरह से मतलब N2 को वर्टिकल में कर लिया और N1 को हॉरिजॉन्टल में कर लिया, तो यहां से तो N1 और N2 आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों में एक दूसरे को इक्वल होगा ना, ये दोनों और ये दोनों N1 और N1, और N2 और N2 के चलते जो मिल रहा होगा वो 8G बैलेंस कर रहा होगा। तो कोई मतलब कि फोर्स लॉज ऑफ मोशन से कोई एक दूसरे को वायलेट नहीं कर रहा है। तो यहां से हम कर सकते हैं कि N2 प्लस N2 इक्वल टू 8G। तो N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4G, तो यहां से कितना आ गया 40 न्यूटन। तो बच्चे पूछते हैं कि सर यही आंसर है क्या, कि नहीं ये आंसर क्यों है। उसमें पूछा है कि नेट वो क्या बोला है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस एक्सर्ट बाय द हिंजेस ऑफ द डोर इज इक्वल फाइंड देयर मैग्नीट्यूड्स, फाइंड देयर मैग्नीट्यूड। तो उसमें आपने देख रहा है कि जो हिंज पर दो तरीके से फोर्स लग रहा है, एक तो आपको इधर लग रहा है N1 जो मैंने दिखाया था, और दूसरा लग रहा है आपका N2 ऐसा। तो हमें इन दोनों का जो N1 अभी जैसे N2 निकाला, तो हमें जो N1 और N2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो निकालना है।
तो उसके लिए आपको तो N2 तो निकल गया, N1 तो निकालना होगा ना। तो सबसे बेहतर है कि किसी एक पॉइंट पर आप निकाल लीजिए उसके चलते। जैसे कि मान लेते हैं कि इसी पॉइंट को कुछ कर देते हैं अलग कलर से। मान लेते हैं कि ये एक कलर दिखाई पड़ रहा है, अच्छा अपने आप में ही वो हो रहा है, कुछ ब्लू कलर से लगा देते हैं, इस वाले को हाईलाइट कर दे रहा हूं, ओ पॉइंट। इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले ले तो 8G के चलते कुछ मिलेगा इंटू 0.75। N2 तो उसी के लाइन में है तो मान लीजिए 0 हो गया, वैसे हमारे पास N2 है। और N1 देखो परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये इसको इधर घुमाना चाह रहा होगा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर की तरफ टॉर्क लगेगा। और 8G कैसे घुमाना चाह रहा होगा, क्लॉकवाइज टेंडेंसी होगा इस पॉइंट ओ के अबाउट, तो अंदर की तरफ। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहां पर भी है, तो एक दूसरे को टॉर्क वाइज वो बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, टेकिंग टॉर्क अबाउट वो अगर लें तो टॉर्क अबाउट वो अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो N1 इंटू 4 फीट, यही होगा ना बच्चों। इस पॉइंट के अबाउट N1 देखो परपेंडिकुलर लग रहा है, इसी के अबाउट है, तो यहां पर 4 फीट का डिस्टेंस है। दूसरा क्या है 8G, 8G से डिस्टेंस कितना है 0.75 फीट, तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं 8G इंटू 0.75 फीट। फीट तो अपने घर चले गए है ना, ये फीट यहां भी लिख देता हूं, ये फीट अपने घर चले गए। और बाकी का जो 4 इंटू 2 है ये तो 8 कर देगा 8G, और N1 का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 20 ही मान लेते हैं, 20 इंटू 3/4, तो 20 इंटू 3/4, दिस थिंग इज 5, तो 15 न्यूटन ऐसा। और वहां से कितना है 40 न्यूटन, तो यहां से हमें क्या चाहिए था NR, रिजल्टेंट चाहिए था। तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है, या जो यहां पर पूछे हैं कि फाइंड दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। भाई कैसे भी, ऐसा तो है नहीं कि परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से लग रहा होगा, और उसका दो कंपोनेंट है ये, तो 40 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो 40 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो इसको आप पाएंगे 40 स्क्वायर का मतलब हो गया 1600, और 15 स्क्वायर इज 225, तो कितना आ गया ये 1825। तो कोई है उसको समझने के लिए कि 42 वाला ही होगा क्या, ठीक है मैं इसको 42 न्यूटन ऐसा कह देता हूं, तो नेट रिजल्टेंट 42 न्यूटन होगा। ऐसे लास्ट में तो 225 है, तो 1825 है, तो उसका देख लीजिएगा जी कौन सा आंसर होगा। 45 इंटू 45 या 43 इंटू 43 करके देख लीजिए, तो 9 4 3 जा 12 12 16 17, तो 9 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ से 8 हो गया, तो 1849 है। तो ठीक है, मैं वहां पर वो एक्सीड कर रहा है, तो राउंड ऑफ करके कर लीजिए 43 या 42 इन बिटवीन, ये कैलकुलेशन है बच्चों। अब ये जितना आता है वो आपको आता है, मेरा काम था ये समझाना, रूट आपको निकालना है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कैलकुलेशन है तो याद कर नहीं सकते, तो आपको वहां से निकालना होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहानी बस वही था कि हिंजेस का, कि वो कैसे करेंगे। वंस यू डिस्कवर दिस पॉइंट N1 एंड N2, देन आफ्टर दैट यू कैन एबल टू अप्लाई द torque concept and laws of motion concept combinedly, and then you will get your result, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है कमाल का, फिर देखिए कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द लेंथ L रेस्ट अगेंस्ट द स्मूथ रोलर एज शोन इन अ फिगर, find the friction coefficient between the ground and the lower end if the minimum angle of the rod can make the with the horizontal is theta, ऐसा थीटा। तो हमसे कह रहा फाइंड अ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, कि म्यू का वैल्यू क्या होगा और थीटा का वैल्यू इतना मिनिमम है। तो देखिए इसमें ऐसा हम कर सकते हैं
कि सबसे पहले तो रॉड है, तो जैसा फिगर बना ही रखा है, तो इसका L/2 पर ये नीचे की तरफ तो लगेगा, वॉट एवर देयर मास, मास गिवन नहीं, इसका मतलब वो कैंसिल होंगे, mg ऐसे कट होगा, मतलब ऐसे लगेगा। दूसरा कि ठीक इसके राइट परपेंडिकुलर एक ऐसा लगेगा, क्या, n नॉर्मल फोर्स ऐसा लगेगा, और यहां पर कुछ इसको आप n1 कह लीजिए, उसको अब चलिए n बोल दिया तो बोल दिया n, और यहां से n1 कह दीजिए। तो उसमें क्या होगा बच्चों कि जब इसको मैं आपको यहां से वो लाइन लगा कर दिखा देता हूं, ये ऐसा, ये ऐसा, इस तरह का, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा क्या, और यहां से थीटा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे नॉर्मल फोर्स के, एक तो वर्टिकल जो एक्सिस में जिसको हमने किया है, इट इज n cos थीटा होगा, और जो अलोंग वाले में होगा n sin थीटा होगा, ऐसा। तो इसको तो पहले ब्रेक कर लिया, और mg इधर, n1 इधर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑब्वियसली ये f तो इधर होगा ही होगा। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन, उसको क्विकली लिख लें, क्योंकि उसमें तो कोई इनर्शिया नहीं लग रहा है ना लिखने में। n cos थीटा प्लस mg, डाउनवर्ड में तो वही है, और हाँ n1 प्लस n cos थीटा, n1 प्लस n cos थीटा इक्वल टू, आप mg लिख सकते हैं, ये दोनों ऊपर की तरफ है, n1 है, ये वाला फोर्स की बात कर रहा हूं, और इस वाले फोर्स की बात कर रहा हूं, दोनों ऊपर हैं, एरो देखिए दोनों के ऊपर, एक नीचे mg, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है बच्चों, n sin थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन। तो इसको अभी खत्म ही कर दो, एंड फ्रिक्शन है तो म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स लिख के, तो वहां से क्या होगा कि हमें केवल टॉर्क लेना होगा और n का वैल्यू रखना होगा। तो हम क्या यहां से n निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो n1 के जगह पर आप लिख सकते हैं, यहां से अगर n sin थीटा है, म्यू टाइम्स ऑफ mg माइनस n1 कह सकते हैं क्या, ओह n1 के जगह पे ही तो लिखा है mg माइनस, मतलब n1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, mg माइनस n cos थीटा। तो ये सबसे बढ़िया लाइन होगा इसको करने के लिए, और फिर ये जब इधर आएंगे तो n का वैल्यू आप देखेंगे, n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इक्वल टू म्यू mg, ऐसा। तो जो n का वैल्यू होगा म्यू mg अपॉन यहां से साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ऐसा होगा क्या। तो ये नॉर्मल फोर्स आपका बच्चों ये फटाक से मिल गया। बाकी तो आपको महारत हासिल है कहां से निकालने में, इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लेने। ये तो आपने 3-4 क्वेश्चन इस तरह का देख लिया। तो इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर टॉर्क लेंगे तो फटाफट क्या होगा, दिस थिंग विल वैनिश, विच वन, n1 and f, and mg will be the balance to the means the tendency to mg make the clockwise, so torque due to the mg towards about the point o will be the inside of the plane, and due to the n it will be the out। तो यहां पर बच्चे आपको इसीलिए दे रखा है वो कितना बाहर है। तो कभी कभी क्या होता है दिमाग में ये आने लगता है कि मिनिमम एंगल है, तो हो सकता है कि एंगल का उसका हाइट का बाहर कितना निकला हुआ है, तो उसको कुछ एक्स ले लेते हैं बच्चों, उसको मान लेते हैं l-x, तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, तो उसी को मिनिमाइज करने के लिए h वैल्यू दे दिया, तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि आप देखिए वहां से n है, तो n तो ठीक इसके राइट परपेंडिकुलर है और ये डिस्टेंस होगा, तो h है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h बाई साइन थीटा। तो n का वैल्यू वहां से चिक के कह रहा है कि अगर टॉर्क लेते हैं अबाउट o पे, इस पॉइंट o पे, टेकिंग टॉर्क अबाउट o, तो देन यू विल गेट n, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, h बाई साइन थीटा। तो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन दैट मच ऑफ x, हमें x चाहिए ये वाला, तो h अपॉन साइन थीटा, यस। तो आप कह सकते हैं इक्वल टू इक्वल टू दैट वन इज mg, मतलब कि इसके चलते टॉर्क आ रहा है, mg के चलते टॉर्क कितना होगा, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं,
तो मिड पॉइंट पर होगा एग्जैक्टली। तो यहां से कितना हो जाएगा, L/2 cos थीटा, ऐसा, क्योंकि ये पूरा L है तो यहां से कितना हो जाएगा mg L/2 cos थीटा, ऐसा होगा बच्चों ये वाला। तो यहां का n और वहां का n आपस में बातें करना चाह रहे हैं क्या, इक्वेट कर सकते हैं दोनों को, तो आपका मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो इसके लिए स्पेस तो यहाँ कम है, हमें नेक्स्ट पेज पे मिलना पड़ेगा उसके लिए। तो आ जाइए नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। तो नॉर्मल फोर्स N इक्वल टू म्यू mg cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। और यहां से n का जो वैल्यू आया था यहीं से देख लेते हैं कि mg L/2 साइन थीटा cos थीटा बाई h, mg L/2 साइन थीटा cos थीटा बाई h, ऐसा। तो ये देखो m जो नहीं दिया था इसलिए नहीं दिया था, तो उसको अब वैल्यू को इधर से उधर भेजा जाए तो 2/h तो इधर है, तो यहां से कितना आ जाएगा म्यू, अच्छा g का भी कहानी द एंड कर लिया जाए, ऐसा g भी नहीं आ रहा होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 2μh, इसमें ये वाला जो 2 है ये भी आएगा 2μh, और यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों ये L साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ cos थीटा L cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इस बार ऐसा मिल जाएगा। तो आपको तो म्यू लेकर आना है, तो बस यहां से म्यू का जो वैल्यू अगर देखेंगे तो 2h माइनस L cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू L साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, ऐसा मिलेगा। तो यहां से जब म्यू का वैल्यू जो निकाल के लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा, ये L साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। ये बच्चों इसमें कोई जान नहीं है, ये तो बस हम लिखने के लिए बस लिख रहे थे, तो ऐसा मत सोचिए कि क्या अजूबा जैसा चल रहा है। कॉस ये डेटा है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि आपको गिवन रहेगा, तो म्यू का वैल्यू आपको ये मिलेगा, ऐसा L साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2h माइनस L कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो सिंपल नॉर्मल फोर्स को लेकर आए, तो कॉन्सेप्ट वाइज आप कितना साउंड कर रहे हैं उसमें देखना है। तो यहां पर जैसे कि ये लॉस ऑफ मोशन से नॉर्मल वैल्यू का लेकर आ गए, और हमें पता था कि जब हम यहां से इसको निकालेंगे तो म्यू इक्वल टू, देखिए यहां पर जब हमने आपको जो बताया था तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में ये चीजें था ना, एन साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, तो हमें पता था कि वहां से नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन का रिलेशन है, म्यू पूछा जा रहा तो उसी के आसपास लाना है। तो कैसे भी नॉर्मल फोर्स को लेकर आ जाओ और फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वेट कर दीजिए, और यहाँ पे दूसरा आप टॉर्क लेकर आप कर सकते हैं। बाकी का तो एलजेब्रा है, फिजिक्स इतना ही लग रहा था, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, पॉज करके इसको आप लिख लीजिए, और फिर इसके बाद पॉज कर लिया होगा, मैं समझता हूं कि यहां से लिख लिए होंगे, तो नेक्स्ट इसके बाद इसका लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 300 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर रोटेट एट एंगुलर स्पीड 2 rad per second अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड थ्रू द एंड, ठीक है। और फिर क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा हो रहा है होगा, और रॉड ऐसे घूम रहा होगा इसके अबाउट ऐसा, तो इसका हमें क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, और 2 rad per second से घूम रहा है, ओमेगा का वैल्यू गिवन है 2 rad per second। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द रॉड, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द रॉड, तो हम उसके लिए क्या जानते हैं, L इक्वल टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम सीम्स टू बी मोमेंटम m इंटू वी, तो m के जगह पे आई और v के जगह पर ओमेगा।
ये इसका लेंथ अगर सपोज स्मॉल एल लेते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड क्या होता था, याद है, ml² by 3। यस, तो ml²by 3 इंटू ओमेगा कितना है 2, तो बस ये आंसर आपका ये रहा। तो मास इसका कितना है 300 ग्राम, तो 0.3 कर लीजिए, और लेंथ का वैल्यू कितना है इसका 50 सेंटीमीटर, तो 0.25 हो जाएगा अपॉन 3 इंटू 2। तो यहाँ से इसका वैल्यू देखेंगे तो कितना आ गया 0.1, ये 0.1 आ जाएगा, और यहाँ से ये 0.5 हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो 0.05 kg मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम 0.05 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दूसरा आप कह रहा है कि एक पार्ट बी, द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड। तो स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड में तो कोई दम ही नहीं है, क्योंकि ऐसे जा रहा होगा, तो v होगा, और हर पॉइंट पे सबका कोई भी हो ओमेगा सबका सेम होता है। तो अब किस इसमें घूम रहा होगा, कुछ ऐसे घूम रहा होगा, तो v इक्वल टू ओमेगा आर। तो v इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू 2 है, या लिख ही देता हूं, v इक्वल टू ओमेगा आर। इन दैट केस l/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, और लेंथ कितना था उसका 0.5, यूनिट हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आ गया। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी उसी पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² टाइप। तो यहाँ पर काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो आगे ट्रांसलेशनल तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए हाफ mv² से मिलता जुलता m के जगह पर i और v के जगह पर ओमेगा, तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आइए वहां पर इसको लेकर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो फिर मेसी हो जाएगा। तो I इक्वल टू ml²/3, मास कितना था 0.3, लेंथ कितना है 0.5 square/3 ऐसा। तो जब इसको करेंगे तो 0.3 इंटू 0.25 अपॉन 3, अच्छा, तो 0.1 इंटू 1/4, तो 0.025 kg मीटर स्क्वायर ऐसा, ml² तो 0.025 आया इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा तो 2 राइट से घूम ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 0.025 ना, 0.025। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 जूल आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ कैलकुलेशन का। मास कितना था 0.3 था ना, ml²/3। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ये पहला वाला एक पॉज ऐसा ले लीजिए। ये 0.05 ही होगा बच्चों, 0.025 इक्वल टू 0.05 जूल। ठीक है, तो ये वाला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो समझ ही जाएंगे लिखना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ द मास 2 kg एंड एज 10 सेंटीमीटर रोटेट अबाउट द वन ऑफ इट्स डायगोनल अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क 0.1 न्यूटन मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट एट द एंड ऑफ द 5th सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो देखिए, जो एंड ऑफ द 5th सेकेंड का क्या मतलब है, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, आई एल इक्वल टू आई ओमेगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, वो तो आ जाएगा जो तो ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उसका एंड ऑफ द 5th सेकेंड में आपको निकालना है। तो उसमें टॉर्क की भी कहानी दे रखा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा। ठीक, तो आई अल्फा, और ठीक है,
और उसका वैल्यू 0.1 गिवन है। अच्छा, ये तो इससे अच्छी बात क्या होगा, तो अल्फा का वैल्यू तो आपको तुरंत मिल गया 0.1 अपॉन आई। ऐसा देखो, इसमें निकालने के लिए कुछ है तो वो तो आपको अब कहीं ना कहीं तो पकड़ ही लेगा, ऐसा नहीं कि बच के भाग जाएंगे। आई का वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ऐसा, तो ओमेगा तो चलो 0 है, अल्फा का वैल्यू 0.1 इंटू आई और टी आपका 5 है। तो जब 0.5 अपॉन आई, 0.5 मतलब 1 अपॉन 2 आई, तो आपको ओमेगा का तो वैल्यू है मिल गया। तो यहां पर उठाकर पुट कर दीजिए आई इंटू कितना था भाई, 1/2 आई। तो आई से आई कैंसिल हो गया, एक तो ये लीजिए। तो 1/2 मतलब कि 0.5 kg मीटर स्क्वायर सेकंड, ये तो आपका आंसर मिल गया। तो लेकिन ऐसा नहीं कि आपका पीछा छूट जाएगा, वो अगले बार में पकड़ लेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट ऑफ द एंड ऑफ द 5th सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तो आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर चाहिए। तो आई ओमेगा स्क्वायर, तो सर फिर से ही डाल देता हूं 1/2 आई वाला। तो 1/2 आई स्क्वायर अगर काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर रखते हैं, यहां पर लिख देता हूं, देखो काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 एंड ऑफ द 5th सेकंड, एंड ऑफ द 5th सेकंड में ही निकाले थे। ओमेगा का वैल्यू कितना था, आई बाई 2। तो 1/2, ये तो आई क्यूब बाई 4 आ गया, तो आई क्यूब बाई 8। तो आई तो आपको निकालना ही पड़ेगा इसमें ऐसा करने पर। तो ये नहीं कि आई को हम स्किप कर सकते हैं। तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी बता सकते हैं कि वो डायगोनल के अबाउट उसको चाहिए आई का वैल्यू। तो हम लोग अपना फटाफट एक फिगर ले लेते हैं डायगोनल के अबाउट के लिए, कि जो उसको ये 3 डायमेंशनली ऐसा विजुलाइज करिएगा, स्क्वायर है और इसके अबाउट आपको पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट आपको ऐसा पता होता है डायगोनल में। ये फिगर में थोड़ा ऐसा बना देते हैं, अब विजुलाइज कर पा रहे होंगे, वो बिल्कुल सेंटर में रहता है। तो आपको पहले भी बताया था, पिछले क्लासेस में भी एक क्वेश्चन आया था, कहीं और पीछे जाएंगे इसी वर्मा बुक में ही। तो वहां पर अगर रेक्टेंगुलर लेमिना होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 होता है, जो कि ए और बी उसका साइड होता है रेक्टेंगुलर का। लेकिन इन द स्पेशल केस स्क्वायर है, जहां पर ए और बी का वैल्यू इक्वल है। सो व्हेन एट दैट मोमेंट आई जेड के अबाउट अगर आप देखेंगे, तो वहां पर इसका साइड अगर लेंथ है ले लीजिए, तो एल स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा क्या। ये अगर लेमिना प्लेट अगर है तो वहां पर मैं देखो फिर से, अगर आपको अगर भूल गए तो लिख देता हूं, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 होता है बच्चों, इसका स्क्वायर प्लेट का। 12 क्यों साइन जैसा लग रहा है, इज इक्वल टू 12 ऐसा होता है। सो व्हेन द मोमेंट ए एंड बी आर इक्वल टू एल, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, 2ml स्क्वायर बाई 12 होगा, ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें तो डायगोनल के अबाउट चाहिए, तो डायगोनल ले रहा हमारा ऐसा और ऐसा, तो इसको मान लीजिए आई एक्स और इसको मान लीजिए आई वाई। तो अभी हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझते हैं ना, आई जेड इक्वल टू आई एक्स एंड आई वाई, और मेरे ख्याल से स्क्वायर से तो डायगोनल सेम ही होता है बच्चों। तो आई एक्स और आई वाई आपस में इक्वल होगा, तो कितना हो जाएगा, 2ix इक्वल टू आई जेड, ऐसा आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 2ix। तो वहां से आप देखेंगे आई जेड का वैल्यू 2ml स्क्वायर बाई 12, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डायगोनल के अबाउट कितना होगा, आई एक्स इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 ऐसा होगा। तो हमें इसी की जरूरत था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें चाहिए एक्चुअल में, डायगोनल के अबाउट चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। अब आपको कैसे करना है वो आपको निकालना पड़ेगा। इसका मास कितना है बच्चों, 2 kg और उसका एज है 0.1। तो यहां पर लगता है कि वो आई क्यूब नहीं, मैंने क्या
वहां पर निकाला था, अच्छा यहीं पर है वो, यहाँ पर 2i है, तो वो 1/2 आई है, ना कि i/2 है, तभी मैं सोचा कि फ्रैक्शन में आने लगेगा। चलो इसको तो ठीक कर लेंगे, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। ये चीज बच्चों यहाँ पे गड़बड़ी है, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू i/2, तो पिछला कैलकुलेशन कैसे किया था 2/i, अच्छा वो i से i कैंसिल हो रहा था, इसका 1/2i है, तो 1/2i है। अभी इसको किया जाएगा, तो ये सब स्टेप हटा देते हैं, पहले इसका मास लेकर आ जाते हैं, और ये चीज नहीं होगा, अभी आपको बता दे रहे हैं। तो इसका मास निकाल लेते हैं, 2 kg का है, और उसका साइड है 1.1 का, और अपॉन 12 ऐसा होगा। तो जब इसको आप करेंगे 0.1 का स्क्वायर तो 0.01, तो बाई 6 हो जाएगा, तो 0.01/6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकल कर आएगा बच्चों। अच्छा आइए इनको सही कर लिया जाए। तो 1/2 i इंटू 1/2i, तो 1/8 तो तब भी होगा, लेकिन यहां पर कितना हो जाएगा i स्क्वायर, तो 1/i होगा, तो 1/8। अब इसका वैल्यू अगर रखेंगे 0.01 और ऊपर गया 6, तो ऐसा हो जाएगा, तो 600/8 है ना, तो 600/8 इसका मतलब 75 जूल ऐसा मिलेगा। क्या यहां से अलग है, ये ऐसा हुआ, तो वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर आए और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेकर आए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको ये चीजें बताया गया कि ये कैसे होता है। कैसे होता है का मतलब कि कैसे निकलता है, वहां पर परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगाया, और वहां से हमारा कहानी अपने आप आ गया। और आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ा कि अगर कोई लैमिना है होता है, रेक्टेंगुलर लैमिना, तो m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 होता है, और द rectangular is the square is a special case of rectangle where a and b are equals, their sides are equal. So in that way we get that ml square by 12 into 2 times. So and after the applying the perpendicular axis theorem, ix and two diagonals are must be equal, so ix plus iy will be same, so 2ix is equal to iz, 2 will gone, so iz about the diagonal is our ml square। तो ये वाला वैल्यू वहां पे ले लिया, और बाकी का तो आपको कहानी वो समझाते हुए आ ही रहे थे। तो बात आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं, यहां से इसको लिख लीजिए, पहला वाला पार्ट इसका जो था। फिर इसको लिख लीजिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अबाउट द एक्सिस ड्यू टू द स्पेनिंग मोशन दैट द अबाउट द सन एंड ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, रेडियस ऑफ द 60 अर्थ, ना रेडियस ऑफ द अर्थ नॉट 60 is 6400 किलोमीटर, एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अबाउट द सन इज 1.5 into 10⁸ किलोमीटर, 108 किलोमीटर नहीं 8। देखो बच्चे हो क्या रहा है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, इस तरह का है। यहां पर मान लीजिए कि हमारा सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ आप देखते हैं कि एक्सिस उस पर घूम रहा है, तो दो तरह का रेशियो पूछा है। L1 जब अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रहा है तब, तो उस समय क्या होता है कि इसका आई ओमेगा तो तब भी होगा, आई ओमेगा 1 कह लीजिए, तो उस समय, या I1 ओमेगा 1 कह लीजिए, तो उस समय अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रहा होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर। अगर इसका रेडियस r ले लेते हैं तो 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा 1 कितना होगा, एक बार कितने देर में घूम जाता है, दिन रात 24 आवर्स का होता है ना, तो इसीलिए तो 2π/t1 24 आवर कर लीजिए, या वहां पर तो साल का फिर आएगा, तो हम इसको एक दिन ही मान लेते हैं, 1 डे, जितना कम से कम हो 1 डे, तो बस यूनिट आप ध्यान रखिएगा। ये तो इसकी कहानी हुआ। L2 अब क्या हो रहा होगा कि अब इसके अबाउट ऐसा घूम रहा है, ये चीज
रिवॉल्यूशन कर रहा है अराउंड द सन, तो उस केस में अर्थ तो उसके सामने बहुत बच्चा होगा, बहुत छोटा होगा, तो इसका मास m होगा। तो उस समय I2 मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू आर स्क्वायर, और r कितना डिस्टेंस दे रखा है कि दिस वन 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो यहां पर इसका मास m इंटू 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, क्योंकि रेडियस का भी वहां पर आर स्क्वायर है, रेशियो लेंगे तो किलोमीटर में ही छोड़ देता हूं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। और इंटू कितने दिन में रिवॉल्यूशन होगा, 2 पाई अपॉन 365 डेज। तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है बच्चों, वो डेज में ही कर दीजिएगा, क्योंकि रेशियो है अल्टीमेटली तो कैंसिल होना है। मतलब 1 डे को फिर लिखो यहाँ पे 24 इंटू 60 और 365 इंटू 24 इंटू 60 तो खाली लिखकर हमें तो काटना ही है, तो पहले ही उसको सब विजुलाइज कर लें कि वो कैंसिल हो रहा होगा। और इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो देखिए इन दोनों के रेशियोज में अगर L1/L2 इधर ही लिख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि m और m कैंसिल हो रहा होगा ऐसा, r के जगह पे मतलब 2/5 बचा, 2 पाई, इसको ऐसे खत्म कर दीजिए, 365 ऊपर गया, तो क्या क्या बचा बच्चों, 365 और r स्क्वायर और 1.5 इंटू 10⁸ और 6400 किलोमीटर का स्क्वायर। बस ये कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस ये कर लीजिएगा, मतलब कैलकुलेशन छुपा हुआ है तो, लेकिन आंसर आपका यही होगा और आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इसका वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 6400 और इसमें, तो जीरोज में कुछ आपका वो 10⁻⁻7 या कुछ ऐसा रहता है, तो एग्जैक्टली वही होगा। यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों, तो 16 हो जाएगा। और वहां से अगर देखेंगे मतलब स्क्वायर में अगर आप नजर मारिए तो 10⁻⁻, वहां पर 3 होगा, 10⁸ है, तो 10⁻⁻5 है, तो 10 ऑर्डर का तो वही दिखा रहा है। बाकी 365 अपना अपना कुछ कुछ कहानी गाएंगे और वहां से 10⁻⁷ ऑर्डर या -8 ऑर्डर का आ जाएगा। तो जहां तक कॉन्सेप्ट की बात था, तो दो तरह से एंगुलर मोमेंटम हो रहा था, एक तो घूम रहा था और अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा था। एक रोटेशन हो रहा था अपने एक्सिस पे ही और दूसरा रिवॉल्यूशन हो रहा था अराउंड द सन। तो दोनों से हम एंगुलर मोमेंटम की कहानी हम यहां से कह पाए। अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 2 पार्टिकल ऑफ मास m and m are joined by the light rigid rod of length r. The system rotates at an angular speed of omega about axis through the center of the mass of the system and perpendicular to the rod, so that the angular momentum of system is L is equal to mu times of r square omega, where mu is the reduced mass of the system and this is defined to that much. ठीक है, तो यहां पर m1 होगा ना, फिर m1 m2 इस तरह का। देखो बच्चे, ये क्या है कि एक रॉड है ऐसा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बन गया ऐसा, और यहां पर एक m1 लगा हुआ है और एक m2 लगा हुआ है। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें नहीं पता है कहां पर, मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, और पता तो हम बस बातें बनाने के लिए कह रहे हैं, पता तो सब है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, आपको बस भुलवाने के लिए कि पता नहीं कहां पर है। सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर ऑफ मास में अच्छे से देखा है कि कहां पर होगा। यहां से इसका अगर x1 कह देते हैं और इसका आप x2 कह देते हैं ऐसा, तो आपको तो अच्छे से पता है ना कि ये होता था m1x1 इक्वल टू m2x2, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसके चलते मोमेंटम कंजर्व होगा और यहां पर सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होगा, तो m1x1 इंटू m1 प्लस m2x2, और दूसरा आपको मिलता था x1 प्लस x2 इक्वल टू r. So when a moment you will calculate that x1, then you will get that m2 into r upon m1 plus m2, ये चीज मिलता था। और x2 इक्वल टू बच्चों m1 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, यही मिलता था। अब हमसे पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो ओके, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है अभी, और कुछ तो है नहीं, किसी के अबाउट खाली घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ऑफ ओमेगा, यही होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अच्छा, अब आ जाइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि m1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू x2 स्क्वायर ऐसा। तो x1 का वैल्यू कितना है ऐसा, m1 है और m2 का स्क्वायर होगा, तो यहां पर I इक्वल टू
इसका m1 इंटू m2² इंटू r² अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर होगा, और दूसरा m2 इंटू x2 का स्क्वायर, तो यहां से m1 इंटू r का स्क्वायर फिर से हो जाएगा ये, तो m2 इंटू m1 इंटू r² अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो इन दोनों से अगर हम m1 प्लस m2 का अगर आप देख रहे होंगे तो इक्वल है ही है, और ऐड अगर होगा तो m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, m2 प्लस m2 m1 का स्क्वायर है, r स्क्वायर तो है ही है। तो m1 m2 अगर बाहर लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, m1 m2 और r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो m1 m2 इंटू r स्क्वायर टाइम्स m1 प्लस m2, जो नीचे वो वेट कर रहा होगा कैंसिल होने के लिए। तो i इक्वल टू बच्चों यहां से m1 इंटू m2 इंटू r स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहां से m1 प्लस m2, और डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है ना, ये चीज, ये दोनों चीजें सेम है ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, एक तो पावर गया, तो i इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम आपका था I इंटू ओमेगा यही था, तो इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा इंटू r स्क्वायर। तो यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इसी को बोला है रिड्यूस मास म्यू। ठीक है, और आप यू कैन ऐसा लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ ओमेगा r स्क्वायर। ये चीज समझ में आया? तो समझ में आया तो इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके इसको कर लीजिएगा और फिर इसके बाद इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर कुछ वर्ड मतलब 49 तक डिस्कस किया। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि पहले के कुछ क्वेश्चन टॉर्क के थे, अब एंगुलर मोमेंटम के 2-3 क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए, और आगे भी जो 49 के आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 49 50 ऑनवर्ड, वो एंगुलर मोमेंटम के ही होंगे। जो आपने देखा था देखा हुआ है, रोटेटिंग प्लेट के लिए था, तो उस पर कोई बच्चा वॉक कर रहा था, कैच कर रहा था, तो उस समय उसका स्पीड क्या होगा, उस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। या रॉड है कहीं हिट कर रहा होगा तो उसमें होंगे। तो आपका एडवाइस है, आपको एडवाइस है मेरा कि आप जाकर इसके बाद क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करिए, या यहां से जैसे आपने देख लिया तो बंद करिए और क्वेश्चन नंबर या जितने से भी आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन अब तो बन जाएगा, तो या एक दिन के बाद ट्राई करिए खुद से, और खुद से उसका नोट डाउन करिए उसको। तो उससे आपको क्या होगा कि इस प्रोसेस में आपको सीखने को मिल जाएगा। मतलब जो भी डाउट है आपके पास इधर अवेलेबल है, और आपको एक्सप्लेन इस तरह से किया गया है कि वो डाउट नहीं होगा। ये तो करिए ही करिए, और उसके आगे का भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। क्वेश्चन ट्राई करके आइए आगे का और उसके ऑनवर्ड, और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो उसके आप वहां पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।